कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, उसमें टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके अंदर बैलेंस शीट चल रहा है। सही, लास्ट क्लास के अंदर हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, एसेट साइड कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इक्विटी साइड। इक्विटी के अंदर दो चीजें मैंने बताई थी, हेडिंग में भी आप लिख सकते हैं लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज, वरना आप सिंपल इक्विटीज लिख लें तो इसका मतलब ये दोनों चीजें। ठीक है, अब लायबिलिटी सबसे पहले, लायबिलिटी में दो चीजें होंगी, एक करंट और एक लॉन्ग टर्म। सही, तो ये दोनों लिखेंगे और उसके बाद फिर ओनर्स, ये तीन मेन चीज। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसकी, करंट। करंट लायबिलिटी के अंदर बहुत सारे एंडिंग बैलेंसेस आएंगे। अब उसमें भी दो चार चीजें, वैसे ओरली ज्यादा बोलूंगा लेकिन दो चार चीजें जो आ रही होती है वो जरूर लिखूंगा। अब इसमें सबसे पहले पेबल्स, पेबल में जिस तरीके से यार यहाँ पर कैटेगरी बनाई थी, सबसे टॉप पे नोट, फिर बिल, फिर अकाउंट, तो यहाँ पर इससे सबसे पहले नोट्स पे, उसके बाद बिल्स पे, फिर उसके बाद अकाउंट्स पेपर। ठीक है, अब ये जो भी होगा वो यहां पर आगे लास्ट में लिखते चलें। ठीक है, मेन ये चीज, उसके बाद भी दो चार चीजें और पेपर वगैरह वाली होती हैं, वो अगर हो तो लिखो, नहीं हो तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी दो चार चीजें मैं नॉर्मली जो आती हैं वो मैं लिख रहा हूं, सारी चीजें। मिसाल एक है कैश डिविडेंड्स पेपर, सही है, या बैंक ओवरड्राफ्ट, सही, ये सब करंट लायबिलिटी। सही, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी की। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब पैसे देने होते हैं हम बैंक से ज्यादा निकलवा देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ये पेबल। इसी तरीके से अनअर्न, ये भी लायबिलिटी होती है, अनअर्न कमीशन, अनअर्न ग्रांट, कोई सा भी आता है। ठीक है, इसी तरीके से कैश डिविडेंड्स पेबल, ये भी लायबिलिटी होती है। सही, ये क्या होता है, ये चीज होती है कैश डिविडेंड पेबल, कि हम अपने शेयर होल्डर्स वगैरह, सही, शेयर होल्डर्स वगैरह को हम बोलते हैं कि हम पेमेंट करेंगे आपको, तो अपने ऊपर एक लायबिलिटी जिम्मेदारी क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड पेबल। नॉर्मली सिंपल बैलेंस शीट के अंदर ये नहीं आता, जब कंपनी अकाउंटिंग की मैं बाकायदा बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये आएगा, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये एक छोटी मोटी या कोई छोटा मोटा लोन पेबल है, 1000, 2000, 3000 जो विद इन 1 ईयर पे कर सकते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी ही कहलाती है। इसी को मैं घुमा फिरा के और बात, जैसे अनर्ड है, मैं लिख दूं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। एक कस्टमर है, उससे पैसे एडवांस में ले लिए, वही रिसीव इन एडवांस, ये वाली कहानी हो गई। जिस तरह यार प्रीपेड का मतलब क्या था, एडवांस टू सप्लायर, पैसे एडवांस में पे कर दिए, तो प्रीपेड ही की शक्ल है। इसी तरह एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस ले लिए तो अनर्न की शक्ल है। तो ऐसे अल्फाज भी घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अनअर्न रेंट बोल दो, अनअर्न कमीशन बोल दो, अनअर्न इंटरेस्ट बोल दो, ठीक, कोई सी भी आमदनी जो इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाकी पेबल्स वगैरह, या छोटा मोटा कोई लोन पेबल है तो वो भी इसी का है। क्लियर, ये नॉर्मली करंट लायबिलिटीज के अंदर ये चीजें करंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर वैसे तो नॉर्मली कुछ ही नहीं आता, लेकिन फिर भी एक आध देख देते, जैसे लोन पेबल वगैरह, वो करंट में आता है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब लंबे अरसे वाली, ज्यादातर तो लोन ही होगा।
अब लोन पेपर नॉर्मली दिमाग में आता है कि यार ये वैसे तो जब भी लोन लेते हो साल से ऊपर का ही होता है, तो वो लोन पेपर वरना ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है। क्या अगर साल से ऊपर का है तो लोन पे है, अगर साल से अंदर का है तो करंट में है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करो ना मेंशन हो तो फिर अगर छोटा मोटा है 1000 2000 3000 4 तो करंट में डाल दो, फारिग करो, क्योंकि 1000 रुपये तो आप 1 साल के लिए लोगे। हाँ, अगर मिसाल करो थोड़ा बड़ा है, एटलीस्ट 10 तक भी है तो करंट में डाल दो, 10 से ऊपर है तो फिर लॉन्ग में डाल दो, ठीक है। तो वरना ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। पास कंपनी है जो जिसके लिए 1 लाख रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, और पास कंपनी जो 1 लाख उनके लिए 1 रुपये के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वैसे लोन में ही आना चाहिए। अच्छा, वैसे इसके लॉन्ग टर्म के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कैश डिविडेंड के बारे में बताया था कि हम अपने शेयर होल्डर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं कि हाँ हम पैसे देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाती है ना, करंट लायबिलिटी, कैश डिविडेंड पेपर। कुछ लोग आए उनको तो पैसे दे दिए, कुछ लोग नहीं आए, तो फिर वो जो नहीं आए वो उनको एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अनक्लेम्ड पेपर। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो यहाँ पर आता है। वो फिर जब आपके बारे में चीज़ें पता होंगी तो आपको समझ आ रहा होगा, यानी डिटेल पता होगी तो फिर यहाँ पर हेड के बारे में समझ आएगा, वरना अभी सिर्फ एक और भी डिस्कस कर दिया, वरना आज तक तो ये नॉर्मली आया ही नहीं कभी। लेकिन ये पता ज़रूर होना चाहिए लोगों को, बिलखुसूस फाइनल वालों को पता ही होना चाहिए, वरना अमूमन तो ये पता टीचरों को नहीं पता तो कहानी क्या है, तो स्टूडेंट बहुत दूर की बात है। फिर जब नई चीज़ आती है तो फिर ऊपर से गुजर जाती है, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं हमेशा। तो भाई पहले से ही जो चीज़ एटलीस्ट आप आगे पीछे का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से डिबेंचर्स होते हैं, पब्लिक से लोन लिया जाता है, साल से ऊपर के होते हैं, 5 साल 10 साल 3 साल 15 साल, तो वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, डिबेंचर्स वगैरह। सही, डिबेंचर बोल दो उसको, मॉर्गेज बोल दो, प्लेज बोल दो, माइनर डिफरेंट है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों, उसके बाद फिर नेक्स्ट लायबिलिटी में बस बहुत। अब नेक्स्ट आता है ऑनर्स इक्विटी। अब देखो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ, ऑनर्स इक्विटी। सही, वैसे इसकी अलग एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, और ये जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ वो अलग से बाकायदा काम किया जाता है, फिर उसका एंडिंग बैलेंस वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये होगा बैलेंस शीट का तरीके का। लेकिन अब आप में ये रिक्वायरमेंट भी नहीं आती कि अलग से ऑनर्स इक्विटी बनाओ। अगर बनाने को आ भी जाए तो यही वाला जो पूरा हिस्सा है ना ऑनर्स इक्विटी वाला सेक्शन, ये अलग से बना दो, फिर लिखो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। सही, वरना इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जो यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर तो सारे बैलेंसेस एंडिंग आए ना आपके, सारे बैलेंसेस एंडिंग आए। इसको देखो गौर से, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल स्टार्ट का, जो मैंने साल के शुरू में बिजनेस लगाया था, सही है, वो लिखा जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा जाता है कैपिटल कौन सा वाला, स्टार्ट, ऑनर्स कैपिटल। सही, ये स्टार्ट वाला होता है। मिसाल के तौर पर जनवरी 1 2020 का, अब यहाँ पे स्टार्ट लिखूँ या डेट डाल दूँ या कुछ भी ना लिखूँ, बस ऑनर्स कैपिटल लिखूँ तब भी चल जाएंगे। लेकिन मैं पूरी डिटेल्ड बातें बता रहा हूँ एक चीज। तो ये कैपिटल कौन सा है, कैपिटल Jan 1 2000, यानी स्टार्ट, ये वाली चीजें जो स्टार्ट में है कितनी है। मिसाल के तौर पर स्टार्ट था मेरे पास कितने, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मजीद ऐड की जाती है, सही है। ये अब बिल्कुल सोचिए सेकंड ईयर वालों के लिए सिंगल एंट्री के अंदर काम आएगी कि अच्छा देखा, हाँ ये हमने जब बैलेंस शीट का उसूल सीखा था तो हमने किया था कि यहाँ पर क्या चीज आई जाती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये तो मेरी शुरू की इन्वेस्टमेंट, मैंने पहली तारीख को इतने पैसे लगाए, फिर हो सकता है दौरान साल मैंने कुछ और पैसे भी लगाए, तो वो भी तो कैपिटल ही हुआ ना। लेकिन उसको काउंटिंग चार्ट में क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, है तो कैपिटल ही।
तो वो इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। नॉर्मली सवाल के अंदर ये नहीं आता, सिवाय सेकंड ईयर के अंदर जो सिंगुलरिटी का एक सवाल आता है उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो अगर होगा तो ऐड करेंगे, बता जाए। ये शुरू में मैंने इतना पैसे लगाए थे। अब दो चीज, या तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा पूरा साल, यानी इनकम स्टेटमेंट जब बनाई होगी तो साल के अंदर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दो में से कोई एक चीज होगी, ऐसी है ना। तो लिहाजा अगर इनकम आ रही थी तो ऐड होगा, अगर लॉस आ रहा था तो लेस होगा। तो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, हमें क्या होगा, इनकम होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐड करा। तो इसी ऑनर्स कैपिटल के अंदर हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। क्या चीज, नेट नेट इनकम ऐड होगी। अब वो कोशिश करें हम थोड़ा सा पहले लिखें, तो एक चीज जो पता होनी चाहिए वो जरूर हो। इनकम जितनी भी 1 लाख, सही। ऑनर्स कैपिटल के अंदर अगर इनकम आई थी तो ऐड, और लॉस आया था तो लेस, तो ये माइनस में लिखेंगे। अगर लॉस आएगा तो माइनस में, इनकम आई तो प्लस में, ठीक है। और अगर मैंने कुछ दौरान साल कुछ पैसे निकाल के घर ले गया, जिसको ड्राइंग कहते हैं, तो वो इस कैपिटल में से पैसे निकाल के लेके जा रहा हूँ ना असल में, तो वो कहलाता है मेरा ड्राइंग, तो वो हम लेस करते हैं। ऑनर्स ड्राइंग लेस, मतलब देखो अमूमन आपको ये बैलेंस शीट में किस तरीके से नजर आ रहा होगा। बाज़ दफा अगर आप देखें तो ये नेट इनकम डायरेक्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ओपनिंग में ऐड हो गई, ओपनिंग कैपिटल में इनकम ऐड हो गई, और फिर जो आंसर आया उसमें से ड्राइंग लेस हो गई, नेट से खत्म, एंडिंग कैपिटल आ गया हमारा। यही इसी तरीके से नॉर्मल करते हैं, यानी इसके अंदर कैपिटल के अंदर ड्राइंग और इनकम ऐड हो जाती है और ड्राइंग लेस हो जाती है साथ। लेकिन इस शक्ल से जो मैं कर रहा हूँ, इनकम में से ड्राइंग लेस करके फिर आगे जो भी फिगर बचेगा यहां लिखना, इससे आपको क्या एक इजाफी चीज पता चल रही होती है कि मेरी इनकम आई थी फर्स्ट करो 1 लाख और ड्राइंग थी मेरी 80,000, तो मेरा 20,000 रुपए प्लस में बचा ना, ये प्लस में जो बचा ये नेट इंक्रीजेस बचा। क्या बचा, नेट इंक्रीजेस इन कैपिटल, यानी ये एक ऐसा 20,000 रुपए का फिगर है जो मेरे कैपिटल में इजाफे का बाइस बना पूरी साल की मेहनत के बाद, ये पता चला। और इसी तरीके से इनकम थी मेरे पास फर्स्ट करो 1 लाख और ड्राइंग थी मेरे पास 1,10,000, तो अब 10,000 माइनस में आएगा तो क्या आएगा, नेट डिक्रीजेस इन कैपिटल। ये 10,000 का ऐसा फिगर है जो मेरे कैपिटल में कमी का बाइस बना, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास नेट लॉस था 10,000 और ड्राइंग भी थी 10,000, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, 20,000 माइनस का फिगर क्या होगा, नेट डिक्रीजेस इन कैपिटल। तो अगर इस तरह करो तो और ज्यादा अच्छा है, और अगर आपके कॉपी पर जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर फिगर के अंदर इसी के नीचे इनकम जमा कर दी, ड्राइंग को माइनस कर दिया, तीनों को सम अप करके आगे ऐसे भी स्टेटमेंट बनाएंगे, चलिए। लेकिन ये बेस्ट प्रेजेंटेशन। अब इन दोनों को आपने सम अप करा और ये यहां पर आपने आगे लिख लिया, सही है। ये आपका, अगर मैं इसी के डायरेक्ट आगे लिख देता हूं तो ये मेरा कैपिटल कौन सा होगा, एंड का, ये मेरा कैपिटल कौन सा हो गया, एंड का। तो मुझे फिर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं। तो फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर डेट डालने की जरूरत नहीं, कौन सा है, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या लिखूं, कैपिटल। बस ये आपको पता होना चाहिए कैपिटल कौन सा है, स्टार्ट का, ये कैपिटल कौन सा है, स्टार्ट का कैपिटल, ठीक है। और फिर ये सब कुछ कराने के बाद ये जो फिगर आया, दैट फिगर इज कॉल्ड एंडिंग फिगर ऑफ द कैपिटल, ठीक है। यही वजह होती है जब आप स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, वहां पर ये डेट लिखते हैं,
जनवरी की पहली, और फिर ये वाला जो फिगर आता है यहाँ पर आ रहा होगा, उसको लिखेंगे ऑनर्स कैपिटल एट December 31, 2020, और ये वाला फिगर यहाँ बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। सही, जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो फिर यहाँ पर स्टार्टिंग एंड लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सम आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये भी फिगर जो फाइनल कॉलम के अंदर आया करता है, तो ये सारे फाइनल कॉलम वाले, ये सारे फाइनल सब एंडिंग हो, सिवाय इस फिगर के, ये कैपिटल लेटर स्टार्ट है। क्लियर हो गई? तो यहाँ स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं, ये फाइनल फिगर उसको शो करेगा जो सबसे पहले आउटर कॉलम के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, उसके पास बताओ ज्यादा किसी किस्म का कोई इशू? सही है। ये नॉर्मल कौन सी बैलेंस शीट कहलाती है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली, जो कि बिलखुसूस फर्स्ट ईयर और बिलखुसूस सेकेंड ईयर और बिलखुसूस बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, बीकॉम फाइनल में यही चीज़ होती है। बस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो ओरली डिस्कस कर रहा था, लेकिन अब मैं उसको रिटर्न के फॉर्म के अंदर भी वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको फिजिकली आप देख रहे होंगे तो वो चीज़ें पिक्चर के तौर पर माइंड में बस जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो देखो करंट असेट्स में नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आपके पास पेपर्स या किताबों में आप देखेंगे तो यही मिलेगा। सही, असेट्स भी हो गए ऑलमोस्ट, और असेट्स के अंदर मैंने इंटेंजिबल भी 2-4 बता दिए, गुडविल, प्रीलिमिनरी, पैटेंट्स, यही कंपनी बना दिया। अलग से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये गुडविल लिख दिया, ये वो लिख दिया, बस करंट लायबिलिटी में मैंने बता दिया, पेबल्स आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट, और इसको बता दिया कैश डिविडेंड पेबल्स हो गया या कोई और दूसरी लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स या कोई मोर्गेज वगैरह, अनक्लेम वगैरह, ये चीजें। और सिक्योरिटी के अंदर तो सिंपल मालिक, ये बस ओपनिंग याद रखना, ये कौन सा है? ओपनिंग, ये याद रखना बस, पता। अब इसको समझ करो, इस पूरे देख दोनों में से देखो साइड कौन सी बड़ी हो सकता है, ये बड़ी हो सकता है, ये बड़ी, जो बड़ी हो उसके नीचे आपने यहाँ पर डबल लाइन लगानी और बिल्कुल उसके सामने यहाँ ये लाइन। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है? इस पूरे फिगर को समाप्त कर लो। सही, इसी तरह इस पूरे फिगर को समाप्त कर लो। बस ये आपके पास क्या चीज आ गई? टोटल इक्विटी, जो आपने हेडिंग बनाई थी, इसी तरीके से यहाँ पर ये आपके पास क्या है? टोटल असेट, जो आपने हेडिंग बनाई, या तो ओके हो गया। दैट्स इट। ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट सही है। आपने सारा पिछला जो काम किया होता है, इनकम स्टेटमेंट वगैरह वो सब ओके। ये आउट आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ये बैलेंस शीट जो बैलेंस आती है, इसको कहते हैं हम इनिशियल बैलेंस शीट। कौन सी? इनिशियल। बैलेंस शीट में भी दो टाइप हो सकती हैं, एक इनिशियल, एक पार्शियल। इनिशियल का मतलब इब्तिदाई, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वो बैलेंस भी आएगी। ये जो बैलेंस आ रही है वो सारी कौन सी कहलाती है? इनिशियल। सही। और एक होती है जो बैलेंस नहीं आती, तो वो क्या होता है? वो सिलेक्टेड डेटा होता है, कुछ डेटा गिवन है, कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो लिहाजा उसको फिर जो जो चीज थी बैलेंस शीट में एज इट इज जहां जहां जानी थी वहां लिख दी, टोटल नहीं करना उसका, क्योंकि बैलेंस आएगा नहीं, वो कहलाती है पार्शियल। तो यहाँ पर पार्शियल लफ्ज भी लिख दिया जाता है, जुज़वी। ठीक है, अच्छा जी। बस दैट्स इट। रुपीस का साइन डालना हो तो डाल दें एक दफा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया रुपीस, सही है। तो मुझे इस पे पूरे कॉलम में जब तक लाइन नहीं आई लिखने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस यहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे लिखना। इसी तरह यहाँ मैंने एक दफा लिख दिया, बस काफी। लाइन आ गई तो उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर एक दफा और लिख, सही। इसी तरीके से एक दफा मैंने यहाँ पर लिख दिया, पूरे लाइन में लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने एक दफा लिख दिया, पूरी लाइन में लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने एक दफा लिख दिया, पूरी लाइन में लिखने की जरूरत नहीं।
हाँ यहाँ पर लाइन आ गई तो फिर मुझे यहाँ रुपीज़ का साइन लिख दिया, यहाँ रुपीज़ का साइन। ठीक है, मतलब रुपीज़ का साइन लोग नॉर्मली डालते नहीं है, लेकिन एक चीज़ है पता होनी चाहिए तो वो मैंने लिख दी कि एक दफ़ा लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, अनटिल और अनलेस जब तक वो फिगर डबल लाइन से क्लोज ना हो, सही, या फिर चेंज ना हो। जैसे एक दफ़ा लिखा है मैंने, पूरी लाइन में नहीं लिखा, यहाँ डबल लाइन आई तो फिर मैंने यहाँ पर ये अलग फिगर है तो मैंने लिखा, यहाँ पर इस पूरे कॉलम के लिए एक दफ़ा, यहाँ पूरे कॉलम के लिए एक दफ़ा, यहाँ पर पूरे कॉलम के लिए एक दफ़ा, ये एक नई चीज़ शुरू हो गई थी पूरे कॉलम के लिए। और ये रुपीज़ का साइन भी कहाँ, जनरल एंट्री में कभी नहीं डालना, टी अकाउंट में कभी नहीं डालना, सही है, रिपोर्ट करते हुए आता है बस, बाकी और नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।